सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। सभी साथियों से उम्मीद है कि वो ज़रूर करके गणित अच्छे से बना रहे होंगे। जहाँ समस्या होगी बिल्कुल उनके कमेंट्स का स्वागत है और हम चाहेंगे कि उनके कमेंट्स के माध्यम से हम निरंतर सुधार करते रहें। तब तक के लिए साथियों अपना प्यार देते रहिए हमें, और इस चैनल को लाइक, शेयर और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम हमेशा अच्छा कार्य करने के लिए और हमेशा गणित के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित होते रहें। तो सभी साथियों को धन्यवाद। एंड अगेन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। ये आगे चलते हैं आज के गणित की ओर। इस गणित को भी आप साथियों से निवेदन है कि थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, और जहाँ भी लगे कि आपको एक सुझाव देना है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। आइए दोस्तों, तो चलते हैं आज की गणित। साथियों, आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 4 समांतर श्रेणी के प्रश्न को पुनः लेके आए हुए हैं। यहाँ पर हम आज हल करेंगे 14 नंबर का प्रश्न, जिसमें कहा गया है कि 3 समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल क्रमशः S1, S2, S3 हैं। यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 तथा सर्वांतर क्रमशः 1, 2, 3 हो, तो सिद्ध कीजिए कि S1, S3 इक्वल टू 2S2। इसको इस तरीके से समझिए साथियों कि कोई 3 सीरीज है और उन तीनों सीरीज के अलग अलग n पदों का योगफल, पहले श्रेणी का S1 आया, दूसरे श्रेणी के n पदों का योगफल S2 आया, और तीसरे श्रेणी के जितने भी सदस्य उनका योगफल S3 आया। जबकि प्रत्येक श्रेणी का जो प्रथम पद है 1 है, मतलब पहले श्रेणी में भी प्रथम पद 1 है, दूसरे में भी 1 है, तीसरे में भी 1 है। लेकिन अंतर है कि पहले श्रेणी का सर्वांतर 1 है, दूसरे श्रेणी का सर्वांतर 2 है, और तीसरे श्रेणी का सर्वांतर 3 है। तो हमको सिद्ध करने के लिए कहा गया है S1, S3 इक्वल टू 2S2 होता है। तो चलिए साथियों, इसको हल करके देखते हैं ये किस प्रकार से हल होगा। यहाँ पर जो प्रश्न से हमको प्राप्त हुए हैं उन चीज़ों को हमने लिख दिया है सामने कि प्रथम श्रेणी में प्रथम पद मतलब A बराबर 1 है, और उसी में सर्वांतर D बराबर 1 है, और उसके n पदों का योगफल को S1 कहा गया है। ठीक उसी तरीके से द्वितीय श्रेणी में प्रथम पद मतलब A का मान 1 है। देख लीजिए, तीनों में प्रथम पद का मान एक ही होगा, प्रथम श्रेणी में भी, द्वितीय श्रेणी में और तृतीय श्रेणी में। प्रश्न में कहा गया है कि तीनों श्रेणियों का प्रथम पद 1 है, लेकिन सर्वांतर में अंतर है। पहले श्रेणी का 1, दूसरे श्रेणी का 2 और तीसरे श्रेणी का 3 है। और जबकि पहले श्रेणी के n पदों के योग को S1, द्वितीय श्रेणी के n पदों का योग को S2 और तृतीय श्रेणी के n पदों का योग को S3 कहा गया है, तो हमको सिद्ध करने के लिए दिया गया है ये S1 प्लस S3 इक्वल टू 2S2। यदि कोई साथी नहीं समझ पाया तो मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए कि पहला श्रेणी जो इस तरीके से कि 1, 2, 3 ऐसा करके n पद तक है। कितना पद है ये हमको नहीं पता। दूसरा श्रेणी जो है मान लीजिए 2, 4, 6 इस तरीके से है, ये भी n पद तक है, और ये कितने पद तक है नहीं पता। और तीसरा श्रेणी में कहना चाहूँगा 1, 4, 7 इस तरीके से है। अब क्या है देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा 1 मिनट में चेंज करता हूँ। यहाँ 1, 3, 5 इस तरीके से साथियों, 1, 3 एंड 5। तो देखिए, इसका पहला पद, इसका पहला पद, इसका पहला पद, तीनों का पहला पद बराबर हो गया प्रथम पद। लेकिन इसका सर्वांतर 1-1 है, इसका सर्वांतर 2-2 है, इसका सर्वांतर क्या है 3-3 है। तो इसी प्रकार से 3 श्रेणी है, और पहले श्रेणी को S1 इसका टोटल मतलब n पदों का योग S1 माना है, दूसरे श्रेणी का S2 माना है, तीसरा श्रेणी का S3 माना है। तो इस प्रकार से ये 3 श्रेणी है। इन्हीं तीनों श्रेणी के लिए S1, S2 और S3 के मान को कहा गया है कि S1 और S3 को जोड़ने से 2S2 के बराबर होता है। चलिए अब इसको हल करके देखते हैं। ये केवल समझने के लिए था, अभी हल करके हम देखते हैं। यहाँ पर हमने लिख लिया है कि n पदों के योग के सूत्र जो है हमारे पास, n पदों के योग के सूत्र Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d से। अब यहाँ पर सभी क्या है, n पदों की संख्या, a प्रथम पद, n पदों की संख्या और d सर्वांतर है। तो इसके लिए प्रथम श्रेणी के n पदों का योग हम ज्ञात करते हैं। सूत्र हमने रख दिया Sn, n की जगह पर n ही रहेगा क्योंकि n पदों का योग ज्ञात करना है। 2a, यहाँ पर देखिए प्रथम श्रेणी के लिए a का मान है 1, तो हमने a की जगह पर रखा 1 प्लस n-1, तो यहाँ n-1 ही होगा। और d की जगह पर क्या साथियों 1 है, तो हमने यहाँ पर 1 रखा।
अब इसको हम हल कर देंगे, लेकिन क्या कहा गया है कि प्रथम श्रेणी का n पदों का योग को क्या कहा गया है, S1। तो इसका हमने नाम बदल दिया, Sn की जगह पर क्या रख दिया, S1। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं समझेंगे कि n की जगह पर 1 रखा है, ये इसका नाम दिया है कि जो प्रथम श्रेणी के पदों का योग है उसको S1 नाम दिया गया है, S1 माना गया है, इसलिए हमने Sn की जगह पर S1 लिखा है, ये उसका नाम है। अब उसके बाद है n/2 हल करते हैं। यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, 2 का 1 से गुणा हो गया, 2 एकम 2। यहाँ पर n का ब्रैकेट टूटेगा तो n का 1 से n-1 ही आएगा। अब उसके बाद और थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं, सॉर्ट कर लेते हैं। देखिए ब्रैकेट तोड़ेंगे तो n/2 का 2 से गुणा होगा, पहले प्रश्नों में हमने देखा है। और अच्छा 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको और छोटा कर सकते हैं। कैसे छोटा कर सकते हैं, देख लीजिए क्या हो सकता है कि यहाँ n है, n को हमने पहले लिख दिया। देखिए 2 जो है सामने में कोई निशान नहीं, मतलब प्लस है, और 1 जो सामने में माइनस है, मतलब 2 और 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा ऑलरेडी। ठीक है, तो अब इसमें हमको ब्रैकेट तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हम इसको एक साथ ऐसा लिख सकते हैं n+1/2। तो ये हमको मिल गया प्रथम श्रेणी मतलब S1 का मान। ठीक है साथियों, समझ में नहीं आया होगा तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि Sn जो सूत्र हमारे पास होता है इन पदों का योग किसके लिए निकालना है, हमको पहले प्रथम श्रेणी के लिए निकालना है। तो प्रथम श्रेणी के n पदों के योग के लिए हमको a का मान और d का मान रखना होगा। n का मान n दिया है, उसको नहीं रखेंगे। तो a का मान प्रथम श्रेणी के लिए 1 और d का मान भी 1 है, तो हमने यहाँ पर रखा, हल किया इसको, तो यहाँ 2 + n मान रख दिए और हल किए तो 2 + n-1 आया, 2 में से 1 घट गया तो n+1 बचा। n का n+1 के साथ गुणा होगा, या ब्रैकेट हमने नहीं तोड़ा है, एक साथ उनको लिख दिया गुणा के रूप में, बीच में निशान नहीं, मतलब गुणा ही हुआ है, और नीचे आ गया 2। तो इस प्रकार से हमको S1 का मान प्राप्त होता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ घेर देता हूँ, ये S1 का मान हमको मिल गया। अब हम क्या करते हैं, द्वितीय श्रेणी के लिए इन पदों का योग निकालेंगे। इसको देखेंगे, आप समझने का प्रयास कीजिए। हम बारी बारी से क्यों निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि हमको चाहिए क्या, देखिए प्रथम श्रेणी, तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, सभी के इसी तरीके से मान हमको निकाल के हल करने होंगे, और उन मानों को जब हम निकाल लेंगे तो वहाँ पर रखेंगे और फिर चेक करेंगे कि वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब वो सूत्र को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सिद्ध कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखिए साथियों, द्वितीय श्रेणी के n पदों का योग इसी सूत्र से पुनः हमको क्या करना पड़ेगा, मान रखना पड़ेगा। हमने यहाँ पर Sn लिख लिया, n की जगह पर n ही आएगा, नीचे आ जाएगा 2, यहाँ पर हो गया 2, और a की जगह पर देखिए दूसरे श्रेणी में भी a की जगह पर 1 कहा है, तो a की जगह पर हमने क्या रखा, 1 प्लस, अच्छा यहाँ मैं लिख देता हूँ पुनः, तो आपको समझ में आ जाएगा। इस समीकरण से पुनः हम कार्य कर रहे हैं। 2 + 1 हो गया a की जगह पर, n की जगह पर n-1, और d की जगह पर दूसरे श्रेणी में क्या है साथियों, 2 है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2। अब इसको हल करते हैं। अच्छा दूसरा चीज़, दूसरे श्रेणी में n पदों के योग को क्या नाम दिया गया है या क्या कहा गया है, S2 कहा गया है, तो वहाँ पर Sn की जगह पर हम क्या लिख देंगे, S2। अब यहाँ पर आ गया n/2, कोष्टक टूटेगा, 2 का 1 के साथ गुणा होगा, 2 एकम 2, n का 2 के साथ गुणा होगा 2n, और 1 का 2 के साथ गुणा होगा -2। अब आप देख सकते हो यहाँ 2 प्लस, ये 2 माइनस, ये दोनों कट गया, तो हमारे पास एक बचेगा यहाँ पर क्या क्या, n/2 तो बाहर में है, अंदर में बचा 2n। ठीक है साथियों, लेकिन ये अंदर वाला जब यहाँ पर हम ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और ये 2 इस 2 से कट जाएगा, बचेगा n गुणित n, और n का n से जब गुणा करेंगे तो हमको सीधा सीधा S2 का मान मिल जाएगा n का घात 2। ठीक है, इस प्रकार से हमको दूसरे श्रेणी के लिए इन पदों का योग क्या प्राप्त हो जाता है, S2 = n²। ठीक है साथियों, ये दूसरा मिल गया। अब इसी तरीके से हमको तीसरा भी निकालना है, मैं उसको इस तरफ लिख देता हूँ। देखेंगे, पहले तो इसको मैंने 2 हिस्सा अलग अलग कर दिया, और पॉसिबल है कि यहाँ पर इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, तृतीय श्रेणी के n पदों का योग हमको निकालना है, कि n पदों का योग। तो इसके लिए भी क्या होगा, सूत्र हमारा Sn, यही सूत्र से रखेंगे, Sn = n/2, क्योंकि n पद है मतलब n ही रखना है, 2, और a का मान तीसरे श्रेणी के लिए भी क्या है, 1 है,
हमने लिखा 1 प्लस n माइनस 1 और d की जगह पर साथियों यहाँ पर क्या आ गया है 3 आ गया है। d रखना था ना, तो d की जगह पर हमने क्या रखा 3। और इसके बाद देखेंगे कि n पदों का योग को s3 कहा गया है, तो sn ना लिख के इसको क्या लिख दिया हमने s3। और आगे हल करेंगे n/2। देखिए 2 का 1 के साथ गुणा हो गया 2, 3 का n के साथ गुणा करेंगे 3n, माइनस हो जाएगा यहाँ पर 3। अब आगे हम देखेंगे साथियों, यहाँ पर n/2 है, n/2 ही रहेगा। अब 2 + 3n, देखिए 2 और 3 ये दोनों संख्याएं हैं, लेकिन ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से इसको घटेगा, 3n बचेगा, -3 में से 2 गया तो -1, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। अब इसके बाद हम इस प्रकार से हल कर लेते हैं, एक ही साथ इसको लिख लेते हैं। n का 3n - 1 से गुणा होगा तो 3n - 1 हो गया मान के चलिए, और यहाँ पर हो गया 2। तो हमने क्या किया, अभी ब्रैकेट नहीं तोड़ा, हम जानते हैं कि ऊपर वाले गुणा ऊपर वाले से होता है, हमने एक साथ लिख दिया है, बीच में कोई निशान नहीं, मतलब गुणा उसका हुआ है, जरूरत पड़ेगा उस जगह पे हम उसको तोड़ लेंगे। तो हमको क्या मिल गया, अब यहाँ पर s3 मिल गया है। ठीक है साथियों, हमको मिल गया s1, मिल गया s2 और मिल गया s3। अब इसको हल करने के लिए हम चलेंगे इस प्रकार के समीकरण की स्थिति में। ठीक है, अब चलिए इसको हल करते हैं इस रूप में। हाँ तो साथियों, इनको मैंने सॉर्ट आउट करके लिख लिया है। हमको क्या क्या हल करने के बाद क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं। s1 मिला है, s1 = n + 1/2। s2 मिला है, s2 = मिला है n का घात, तो n²। s3 का मान मिला है n × 3n - 1/2। अब इस प्रकार से हमको वैल्यू मिले हुए हैं, हमको सिद्ध करना है इस वाले मतलब ये जो समीकरण दिया है उसको सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, इनमें मान रखते हैं, मतलब s1 की जगह पर s1 का मान, s3 की जगह पर s3 का मान, s2 की जगह पर s2 का मान रखते हैं। तो इसलिए मैंने इसको जमा के लिख दिया है। देखते हैं दोनों पक्ष बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, में मान रखने पर। चलिए अब s1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, s1 का मान लिखेंगे। क्या है s1 का मान, n + 1/2 प्लस s3 का मान क्या है, n 3n - 1/2। ठीक है साथियों, और यहाँ पर हम लिखेंगे 2। s2 का मान क्या है, s2 का मान है n²। चलिए अब यहाँ पर हम जानते हैं तिर्यक गुणा करने के लिए, देखिए दोनों के हर बराबर है तो तिर्यक गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। हमने 2 एक बार लिख दिए और ऊपर में जो संख्या है उसको जैसा है वैसा ही लिख देंगे, n + 1 प्लस n 3n - 1। और यहाँ पर 2 है, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो n² के साथ उसका गुणा होगा, 2n² हो गया। अब इसके बाद साथ ये देखो, यहाँ पर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो n का पहले n से गुणा होगा, n का घात 2 हो गया, n का 1 से गुणा होगा, प्लस n हो गया, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, इसका हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, प्लस n का 3n से गुणा करेंगे तो 3 का 3 तो रहेगा ही, n का n से गुणा किए तो n का घात हो गया 2। अब उसी तरीके से n का इसके साथ गुणा होगा -1 के साथ, तो देखिए n प्लस है और ये 1 जो है माइनस है, तो हम यहाँ गुणा करेंगे -n आएगा। अब नीचे साथियों देख लीजिए 2 है, इधर क्या है 2n²। अब यहाँ एक बढ़िया सी चीज़ दिख रही है हमको कि देखिए ये +n और ये -n दोनों तो आपस में कट जाएंगे, तो क्या बचा n² और 3n², मतलब यहाँ पर एक n² है, यहाँ 3n² है। दोनों के यदि हम मिलाएंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो इन दोनों को मिलाएंगे या फिर जो बचा है उसको मैं लिख लेता हूँ, n² 3n² हमको मिला हुआ है और यहाँ पर बच गया है 2। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा 2n²। अब देखिए ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, सेम चीज़ें हैं, आपस में जुड़ना ही है क्योंकि प्लस है, और नीचे आ जाएगा 2n²। अब साथियों 2 एकम 2 और 2 दूने 4, तो क्या बचा ऊपर में 2n² और इधर भी क्या है 2n²। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल किया और राइट हैंड साइड का मान रखा तो दोनों मान आपस में बराबर आ गए। तो यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है साथियों, यही सिद्ध करना था। ये हमारा हो गया जो प्रश्न सिद्ध करने का वो सफल, कि हमारा जो उत्तर है दोनों पक्ष आपस में बराबर आ गए, मतलब यही सिद्ध करना था।
ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से हम देखेंगे जो प्रश्न हमारा था कौन सा 14 नंबर का समांतर श्रेणी अध्याय 4 का तीसरा प्रश्नावली का 14 प्रश्न इस प्रकार से हल होगा। उम्मीद है साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसको बार बार आप प्रैक्टिस करके बनाने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा टफ जरूर लगता है लेकिन एक बार समझ जाने के बाद आसान है। यदि समझ में नहीं आता तो बार बार रिवर्स करके देखिए, पीछे जाके देखिए, जहाँ समझ में नहीं आता पॉज करके देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए इसके साथ साथ, ताकि हम आगे और लगातार वीडियो बनाते रहें। तब तक साथियों अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।